बेहतरीन सेशन लेकर के। विषय चल रहा है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। Disease is any kind of deviation from normal structural and functional state of body. Disease causing agents क्या होते हैं? Any factor which causes disease due to its presence, absence, deficiency or excess. Disease causing agents physical हो सकते हैं, chemical हो सकते हैं, mechanical हो सकते हैं, nutritional हो सकते हैं, biological हो सकते हैं। Biological agents को pathogens कहा जाता है। अपने पिछले सेशंस में हमने अलग-अलग तरह के pathogens के द्वारा कॉज करी जाने वाली अलग-अलग तरह की बीमारियां पढ़ी। भाई वायरसेस क्या करते हैं, बैक्टीरिया कौन सी डिजीज करते हैं, प्रोटोजोन्स कौन सी डिजीज करते हैं, हेलमिन्थ्स के द्वारा कौन-कौन सी डिजीजेस होती हैं, फंजाई कौन-कौन सी डिजीजेस करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस या कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो एक से दूसरे में फैलती। उसके बाद हमने पिछले सेशन में जिक्र किया था कुछ ऐसी डिजीजेस का जो इम्यूनिटी कमजोर हो जाने के कारण होती है, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस, जिसमें ऐसी भी होती हैं जो जन्म से ही है, राइट, कंजेंट, कुछ ऐसी हैं जो एक्वायर्ड है। एक हमने एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम डेफिशिएंसी का जिक्र किया था, जिसके कारण डीऑक्सी एडिनोसिन जो है वो लिम्फोसाइट्स को नुकसान पहुंचाता है एंड द रिजल्ट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते समय भी उसका जिक्र किया था। सेकंडली हमने पिछले सेशन में पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। एड्स से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी हमने जाना था कि पहले एड्स को गिड कहते थे, जीआरआईडी, दैट इज गे रिलेटेड इम्यून डिसऑर्डर। बाद में हमें पता चला कि भाई इट इज इक्वली प्रेवलेंट among heterosexual people also, so it is not related to the sexual orientation of the person. वायरस का नाम किस तरह से दिया गया ये भी हमने जाना। एक कंसेप्ट के अनुसार साइमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एसआईवी, जो कि अफ्रीकन ग्रीन मंकीज में पाया जाता है, वो किसी प्रकार से इंसानों में पहुंचा और ह्यूमन बॉडी में आकर के उसका म्यूटेशन हुआ है। एसआईवी की म्यूटेशन से एचआईवी बना है, ये कंसेप्ट भी हमने जाना। एचआईवी इन्फेक्शन की अलग-अलग स्टेजेस बताई थी मैंने आपको, एक्यूट स्टेज, क्रॉनिक स्टेज एंड देन एड्स। एचआईवी वायरस जब प्रवेश करता है शरीर में तो मैक्रोफेजेस को नुकसान पहुंचाता है। इट यूजेस मैक्रोफेजेस एज अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर वायरल पार्टिकल्स। हेल्पर टी सेल्स का नंबर, हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर बहुत ज्यादा कम होता जाता है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है और कई तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते जाते हैं। आज हम ये जानेंगे कि एचआईवी का ट्रांसमिशन कैसे होता है। मैंने आपको ये भी बताया था इंडिया में सबसे पहला केस चेन्नई में पता चला था अमंग अ ग्रुप ऑफ कमर्शियल सेक्स वर्कर्स। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स कहां पे हैं? थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे ज्यादा एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स कहां हैं? जवाब दे सकते हैं? एनी आइडिया? इट इज साउथ अफ्रीका। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स एंड पीपल लिविंग विद एड्स। चलिए आज के सेशन में हम एचआईवी के ट्रांसमिशन का जिक्र करेंगे, किस प्रकार से हम दवाइयां देते हैं पेशेंट्स को, क्या-क्या दवाइयां क्या-क्या असर कर सकती हैं, और एक और ड्रेडफुल डिजीज के बारे में जानेंगे, दैट इज कैंसर, कर्क रोग जिसे हिंदी में कहते हैं, कैंसर, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स। चलिए तो पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, जुनून के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये प्रण करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स डीपीटी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी से कॉन्फिडेंस बनेगा। अपने मेंटर्स के कांस्टेंट संपर्क में रहिए ताकि आपको प्रॉपर और सही गाइडेंस हमेशा मिलती रहे। चलिए कागज कलम तैयार कर लीजिएगा, साथ के साथ इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखते जाएंगे। सो शुरुआत करते हैं जी आज के इस सेशन की। आपका हेडिंग होगा मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अच्छा मैंने ये भी बताया था ना, ये जो ऐसे रेड कलर का ये रिबन है क्रॉस्ड, इसका क्या मतलब है? इट इज अ सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी, सद्भावना शो करने के लिए फॉर पीपल लिविंग विद एचआईवी एंड पीपल हु आर लिविंग विद एड्स। एचआईवी पॉजिटिव होना और एड्स हो जाना दो अलग बातें हैं, ये भी जिक्र हमने पिछले सेशन में किया था, राइट। इस तारीख को वर्ल्ड एड्स डे पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्या आपको याद है? मैंने बताया था एवरी ईयर 31st of December या 1st of December, you remember? Every year 1st of December is celebrated as World AIDS Day throughout the world to spread awareness about HIV. Okay? चलिए किस प्रकार से एचआईवी ट्रांसमिशन होता है गौर फरमाइएगा। अगर कोई इंसान एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके शरीर के लगभग सभी फ्लूइड्स में एचआईवी पाया जाता है। शरीर के जितने फ्लूइड आप सोच सकते हैं सब में एचआईवी होगा। तो एचआईवी फ्री फॉर्म में भी होता है और इंट्रासेलुलर फॉर्म में भी है कि सेल के अंदर तो है ही, फ्री फॉर्म में भी एचआईवी जो है वायरल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब शरीर के अलग अलग फ्लूइड्स क्या होते हैं चलिए देखते हैं। सो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में नंबर 1 पे हमने लिया इन्फेक्शियस फ्लूइड्स, ब्लड ट्रांसमिशन के जरिए फैलेगा। कई बार प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन हम कह देते हैं कि भाई प्लेटलेट्स चाहिए, सिर्फ किसी को शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है तो प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। कई बार क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं कोई पर्टिकुलर, उसका ट्रांसफर करना। सो ब्लड और ब्लड के साथ मैं लिखा हूं ब्लड प्रोडक्ट्स, जो कि ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट द मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, दैट इज सीमेन और द सेमिनल फ्लूइड। रेक्टल फ्लूइड, फ्लूइड प्रेजेंट इन द रेक्टम, रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम कोलन रेक्टम, याद है। वेजाइनल फ्लूइड्स, vagina 10 centimeters long tube which is a part of the female reproductive system. It receives the male penis during copulation and vagina के through ही the baby comes out. So vaginal fluids में HIV present होगा if the female she is HIV positive. Breast milk, suppose a female she is pregnant, she is HIV positive. The chances that she will pass on the HIV to her baby through the placenta, there are chances. And if normal vaginal delivery is performed, अगर baby vagina के through बाहर आएगा तो बच्चे की आंखों की mucous membrane जब vaginal fluids के संपर्क में आएगी तब HIV pass on हो सकता है। So HIV positive patients के केसेस में हम vaginal delivery avoid करते हैं, cesarean section करते हैं। Breast milk उसमें HIV present होगा अगर फीमेल का HIV positive है प्रेगनेंसी के टाइम में, उससे पहले pre-seminal fluid, the lubricating fluid which is released from the different glands of the male reproductive system. आपको याद होगा आपने male reproductive system में seminal vesicles पढ़े हैं, prostate gland पढ़े हैं, Copper's glands पढ़े हैं. So Copper's gland they produce a kind of lubricating fluid before the actual ejaculation. When a person is sexually excited, आपको याद होगा Copper's glands, bulbourethral glands भी कहते हैं, Copper's glands they produce a lubricating fluid. So that is the pre-seminal fluid that will also have HIV. Now the question comes कि इसके अलावा भी तो बॉडी के फ्लूइड्स हैं, हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियल फ्लूइड है, बिल्कुल है, लंग्स के चारों तरफ ल्यूअल फ्लूइड है, इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम में कौन सा फ्लूइड होता है? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CSF. Can you tell me the full form for CSF? ब्रेन में है CSF, स्पाइनल कॉर्ड में है CSF, ब्रेन में वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है, सबएराकनॉइड स्पेस में है. Yes, you are right. CSF is cerebrospinal
cerebrospinal fluid. But the question is कि cerebrospinal fluid एक इंसान का दूसरे इंसान के संपर्क में तो नहीं आएगा डायरेक्टली, ऐसे ब्रेन का फ्लूइड निकल के बाहर नहीं आ जाएगा ना, लेकिन क्या उसमें प्रेजेंट होगा एचआईवी? डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। तो जो लेबोरेटरी वर्कर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, मान लो किसी का cerebrospinal fluid का सैंपल निकालना है नीडल से, और नीडल पे इंजरी हो जाए निकालने वाले को, तो देयर आर चांसेस। तो cerebrospinal fluid में प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या amniotic fluid में होगा? बिल्कुल। प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी को सराउंड करता हुआ amniotic fluid है, उसमें भी होगा। क्या टीयर्स में होगा? बहुत कम मात्रा में। क्या सलाइवा में होगा? बहुत कम अमाउंट में, राइट? क्या स्वेट में होगा? दिस इज क्वेश्चनेबल। सो ध्यान रखिए कि प्रेजेंट तो सभी बॉडी फ्लूइड्स में है, लेकिन क्या हर बॉडी फ्लूइड उसे फैला सकता है दूसरे में? इसके लिए देखना पड़ेगा कि वायरस का टाइटर कितना है उसमें, उस फ्लूइड का अमाउंट कितना है। बहुत ज्यादा अमाउंट में सलाइवा ट्रांसफर अगर हो रहा है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में, तब कहीं जाकर के उसमें सफिशिएंट अमाउंट में वायरस प्रेजेंट होगा। तो टीयर्स के जरिए, सलाइवा के जरिए या स्वेट के जरिए इसके फैलने के चांसेस बहुत ही कम है। यूरिन में भी एचआईवी प्रेजेंट होगा, इन द पेशेंट इज एचआईवी प्रेजेंट, लेकिन मात्रा काफी कम होगी। इसके अलावा कौन से फ्लूइड्स हो गए? लंग्स का प्लूरल फ्लूइड, बिल्कुल जी, वहां भी एचआईवी प्रेजेंट होगा। हाथ के चारों तरफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, वहां भी प्रेजेंट होगा। जितने भी शरीर के फ्लूइड्स हैं, आंखों का एक्वस ह्यूमर, वहां भी प्रेजेंट होगा। दैट इज आल्सो फिल्टर्ड आउट ऑफ ब्लड। क्लियर हुई ये बात? तो बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट है, लेकिन सभी बॉडी फ्लूइड्स इक्वली इन्फेक्शियस नहीं है। नाउ द सेकंड थिंग इज ससेप्टेबल एरियाज, शरीर के वो हिस्से जहां पे एचआईवी के ट्रांसमिट होने की संभावना सबसे ज्यादा है। माउथ में ओरल म्यूकोसा, राइट? रेक्टम व्हिच इज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, विजाइना, द टिप ऑफ द पीस, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन है ये सब जगह, तो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एचआईवी वायरस एंटर कर जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई? नाउ इंजरी है, कहीं चोट लगी हुई है, कोई जख्म है, ओपन कट है, वूंड है, सोर्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास कहीं छाले हैं, सोर्स हैं, अल्सर्स हैं, और किसी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, सो देयर आर चांसेस, राइट जी? क्लियर है? देन इंजेक्शन, डायरेक्टली अगर ब्लड में इंजेक्ट करी गई है कोई चीज तो हो जाएगा, मतलब किसी भी तरह का कोई पियर्सिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट? जैसे नीडल है, स्टेरिलाइज्ड नहीं थी। आजकल तो आपको पता है कि इंजेक्शन के टाइम पे जो हम नीडल्स यूज करते हैं, डिस्पोजेबल नीडल्स, एक बार इस्तेमाल हुई उसके बाद हम नीडल को फिर फेंक देते हैं, राइट? सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए फैले, सही बात, या ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन हो गया, ब्लड के प्रोडक्ट्स में प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हैं, है ना, या आरबीसीज हैं, या कह लीजिए कि कोई ब्लड का क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग प्रोटीन है। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है एचआईवी वायरस। एचआईवी, ध्यान रखेंगे, क्रॉसेस प्लेसेंटा, एंड एचआईवी विल आल्सो बी प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क। नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हो गया स्कैलेपल है, ब्लेड है, शेविंग रेजर्स हैं, कैंची हो गई, है ना, या फिर एक्यूपंक्चर वाली वो जो नीडल्स हैं, टैटू वाली जो नीडल्स हैं, इनके जरिए फैल सकता है एचआईवी। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ा था, वहां पे हमने पेरियल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़े थे, जिसमें कॉन्डम्स के बारे में हमने जिक्र किया था। द कॉन्डम्स प्रोवाइड डुअल प्रोटेक्शन, दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, राइट, जिसमें एचआईवी इंक्लूडेड है, एंड दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रेगनेंसी आल्सो, राइट? चल आगे बढ़े। ये भी जानना जरूरी है कि एचआईवी किन तरह से नहीं फैलता है। दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, वी शुड नो दिस। एचआईवी is not transmitted by sharing of the food. किसी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के साथ आप खाना शेयर कर रहे हैं, प्लेट में थाली में मिलकर आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो ऐसे एचआईवी नहीं फैलता है। इंसेक्ट बाइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई क्या ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स के काट लेने से, जिसमें कि मॉस्किटो एग्जांपल ले सकते हैं, मॉस्किटो को हम चूसते हैं, चाहे फीमेल एनोफिलीज हो, फीमेल क्यूलेक्स हो, फीमेल एरीज मॉस्किटो हो, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हैं। सो क्या इनके जरिए एचआईवी फैल सकता है? द आंसर इज नो। नहीं, ऐसा होता तो शायद सारी दुनिया में एचआईवी हर इंसान को हो जाता कि भाई मच्छर तो किसी को काटते हैं और ये रोक पाना तो बड़ा ही मुश्किल है, राइट? मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मॉस्किटोस के थ्रू एचआईवी क्यों नहीं फैल सकता, किसी को टच करने से नहीं फैलेगा। एड्स इज नॉट कॉन्टेजियस, एड्स इज इन्फेक्शियस, इट इज कम्युनिकेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट इट इज नॉट कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब समझते हैं ना, टच करने से हो जाए, ऐसा नहीं। एड्स इज नॉट कॉन्टेजियस, ओके? शेयरिंग ऑफ द स्विमिंग पूल या पब्लिक यूटिलिटीज शेयर कर लेने से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेयर कर लेने से, किसी क्राउडेड प्लेस में आप हैं, सिनेमा हॉल में हैं, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट आसपास बैठे, तो ऐसे आपको एचआईवी नहीं हो जाएगा, ये जानना जरूरी है। द क्वेश्चन वाज कि इंसेक्ट्स के काटने से, जिसमें पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं मॉस्किटो, मच्छर, मॉस्किटोस के काटने से एचआईवी डजंट स्प्रेड। नाउ कैसे? सुनिए ध्यान से। मान लीजिए एक इंसान एचआईवी पॉजिटिव है, उसके ब्लड में एचआईवी वायरस है, एक मॉस्किटो उड़ता हुआ आया और उसने उसका ब्लड सक कर लिया और वो मॉस्किटो उड़ के चला गया। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मॉस्किटो ने सक कर लिया, चाहे फीमेल एनोफिलीज है, चाहे फीमेल क्यूलेक्स है, या फिर फीमेल एरीज है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं मच्छरों में। मच्छर किसी को बाइट करने से पहले अपना सलाइवा डालते हैं, क्यों? क्योंकि सलाइवा में एंटीकोएगुलेंट है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के सलाइवा में एक एंटीकोएगुलेंट है, एनोफेलिन। अब एंटीकोएगुलेंट डाला और उसका ब्लड सक करा, उड़ गया। अब आप कहेंगे कि इसके मुंह में, इसके माउथ पार्ट्स में तो एचआईवी पॉजिटिव ब्लड आ गया, एग्री। अब ये मॉस्किटो जाकर के किसी दूसरे इंसान को बाइट करता है जो कि हेल्दी पर्सन है, जो कि एचआईवी पॉजिटिव नहीं है, तो जब ये दूसरे इंसान को बाइट करेगा तो क्या पहले से सक करा हुआ ब्लड डालेगा उसके ब्लड में? नहीं ना, ये तो अपना सलाइवा डालेगा। मॉस्किटो के सलाइवा में एचआईवी नहीं है और उस इंसान का ब्लड सक करके ये उड़ जाएगा। तो दैट मींस जो एचआईवी पॉजिटिव ब्लड सक करा था वो तो नहीं डाला ना किसी दूसरे इंसान के शरीर में। अब आपका सवाल होगा मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स पे जो ब्लड लगा रहेगा, जब उसने ब्लड सक करा तो भाई जो ब्लड मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स पे लगा रहेगा वो क्लॉट कर जाएगा। एचआईवी ह्यूमन बॉडी से बाहर बहुत ज्यादा देर तक जो है वो एक्टिव अवस्था में या जीवित अवस्था में नहीं रह सकता। इट्स अ काइंड ऑफ सेंसिटिव वायरस। अब आप ये सोचोगे तो वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लेकिन एचआईवी के केस में ये है कि होस्ट के शरीर से बाहर ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, फिर इफेक्टिव नहीं रह पाएगा, तो ब्लड क्लॉट कर जाता है मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स पे। नाउ द क्वेश्चन इज, जो ब्लड मॉस्किटो ने सक करा था वो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में हेमोलाइसिस हो जाता है, रप्चर हो जाते हैं वो आरबीसीज, वो सारे सेल्स, तो वहां पे वायरस खत्म हो जाता है। मच्छर को एचआईवी वायरस कुछ नहीं कर सकता। हर पैरासाइट अपने होस्ट के लिए स्पेसिफिक होता है। जो बीमारी इंसानों में होती है वो मच्छरों में नहीं होगी, जो बीमारी किसी आर्थ्रोपोड में, इंसेक्ट में है, वो हमें नहीं होगी। इज इट क्लियर टू यू? होस्ट एंड पैरासाइट का स्पेसिफिक रिलेशन होता है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि इंसेक्ट बाइट जिसमें ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हैं उससे एचआईवी नहीं फैलता है, राइट? ये बात नोट भी कर ले। Mosquitoes cannot spread HIV because reasons क्या हैं? Number one, HIV is destroyed in the alimentary canal of the mosquitoes. Hemolysis हो जाएगा, blood का hemolysis, rupturing of the formed elements of blood, mainly RBCs and formed elements. Second point है, after biting one person, mosquitoes never bite another person immediately. जिन साइंटिस्ट्स ने मॉस्किटो का बाइटिंग बिहेवियर स्टडी करा है उन्होंने हमें बताया कि एक इंसान का ब्लड सक करने के बाद मॉस्किटोस कभी भी इमीडिएटली जाके दूसरे इंसान का ब्लड सक नहीं करते। दे सिट, दे रिलैक्स, दे डाइजेस्ट देयर मीट, जो भी खाया उसे आराम से डाइजेस्ट करते हैं, और उतने में वायरस का हेमोलाइसिस हो गया, सेल्स का सब नष्ट हो गया उसके इंटेस्टाइन में, माउथ पार्ट्स पे जो ब्लड लगा रहेगा तो वो क्लॉट कर जाता है, ठीक है जी? सो दीस रिलैक्स एंड डाइजेस्ट देयर मीट। थर्ड पॉइंट, व्हाइल बाइटिंग अ पर्सन, मॉस्किटोस रिलीज देयर सलाइवा
and not the previously sucked blood. ये ना अपना सलाइवा डाल रहे हैं, पहले से सक किया हुआ ब्लड तो डाल ही नहीं रहे. So mosquitoes do not spread HIV. और वो अपना सलाइवा क्यों डाल रहे हैं? अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, मलेरिया पढ़ते समय भी ये बात हमने पढ़ी थी. Saliva of female Anopheles mosquito, इसमें एक anticoagulant होता है. And what is the name of the anticoagulant? Anopheline. Anopheline is an anticoagulant. It doesn't allow the blood to clot. राइट, ये हो गया जी. HIV कैसे कैसे ट्रांसमिट हो रहा है. चलो अब हम ये पढ़ते हैं कि कोई इंसान अगर HIV पॉजिटिव है, उसके शरीर में HIV चला गया है, तो हम इस चीज को डिटेक्ट कैसे करेंगे, इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, कौन कौन से टेस्ट्स हैं. अब आपको याद हो जब मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया था, उसमें बताया था एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, उसके जरिए HIV का पता लगाया जाता है. ठीक है जी. सो यू रिमेंबर दिस, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एनालिसिस करना, किसी चीज को एस्टिमेट करना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कलर प्रोडक्ट बनता है, ये सब चीजें बताई थी आपको. डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा. सो प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. एलाइजा टेक्निक के जरिए हम एंटीजन ऑफ द HIV कैप्सिड जो है, इफ यू रिमेंबर वायरस का स्ट्रक्चर, सबसे बाहर वायरल एनवेलप, ग्लाइकोप्रोटीन्स, फिर कैप्सिड था, फिर उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था. ठीक है जी. और दूसरा हम इसके जरिए डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड में क्या एंटीबॉडीज बन चुकी हैं HIV के खिलाफ. वायरस का एंटीजन चेक कर लो कैप्सिड का, और शरीर में एंटीबॉडीज चेक कर लो. राइट, एलाइजा टेक्निक के जरिए हमें पता चलता है. नाउ अगर एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, अब एक बात और है कि इमीडिएटली पॉजिटिव नहीं आएगा. सपोज देयर इज अ पर्सन X, दैट पर्सन X हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द पार्टनर. किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है उस इंसान का, और उसे ये डर है, ये खौफ है कि कहीं वो HIV पॉजिटिव तो नहीं हो गया या नहीं हो गई. तो क्या अगले दिन लैब में चले जाए और बोले कि भाई हमारा HIV टेस्ट कर दो तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा? नहीं. इट टेक्स सम टाइम. वायरस शरीर में गया है, मल्टीप्लाई करेगा, शरीर में एंटीबॉडीज बनी, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए समय लगेगा. 15 दिन लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं. सो मान लीजिए 15 डेज पे टेस्ट कराया और वो नेगेटिव आया. गुड, अच्छी बात है, एलाइजा टेस्ट नेगेटिव. तो हम पेशेंट से कहेंगे कि भाई अब आप 1 महीने बाद करेंगे. जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाए, उस एपिसोड को जब से आपको डर लग रहा है कि आपके अंदर वायरस तो नहीं आ गया, तो 1 मंथ बाद करेंगे. अगर 1 मंथ बाद पॉजिटिव आना हुआ तो आ जाएगा, नहीं आया तो फिर हम कहेंगे कि भाई अब 3 महीने भी लग सकते हैं. कई केसेस में 3 मंथ्स में जाके पॉजिटिव आता है तो 3 महीने में कराना पड़ेगा. 3 महीने में भी अगर नेगेटिव आए तो वेल एंड गुड. अब कई रेयर केसेस में 6 मंथ्स के बाद जाके पॉजिटिव आता है तो फिर हमें 6 महीने वेट करना पड़ सकता है. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में 1 साल तक भी लग जाता है कि HIV वायरस को हम डिटेक्ट कर पाए बाय एलाइजा. लेकिन ज्यादातर केसेस में देखा गया है विदिन 3 मंथ्स जो है टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है. नाउ क्या पॉजिटिव एलाइजा आ जाने पे ये 100% श्योर हो गया कि द पर्सन इज HIV पॉजिटिव? नहीं. पॉजिटिव जब एलाइजा आ जाता है तो ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है. हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो उस इंसान को, कोई और डिजीज हो जिसके कारण गलत रिपोर्ट आ गई, फॉल्स पॉजिटिव आ गया. तो दैट मींस एलाइजा कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है HIV के लिए. एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करवाते हैं. वेस्टर्न ब्लॉट महंगा है, एलाइजा टेस्ट सस्ता है. नॉर्मली किसी के लेबोरेटरी में हो जाता है 300, 350 और 500 रुपीस चार्ज करते हैं लेबोरेटरीज में. एलाइजा टेस्ट इतने में हो जाता है. वेस्टर्न ब्लॉट इज क्वाइट कॉस्टली, 3000 और मेबी मोर देन दैट, 5000. डिफरेंट लेबोरेटरीज दे चार्ज डिफरेंट अमाउंट फॉर दैट. वेस्टर्न ब्लॉट अगर पॉजिटिव आ जाए तो दैट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट कि भाई HIV पॉजिटिव है पर्सन. रेयर ऑफ द केसेस में वेस्टर्न ब्लॉट भी फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है तो हमें PCR के जरिए पेपर देखना पड़ता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो हमने पढ़ा था उसके जरिए फिर हम कंफर्म कर लेते हैं. पेशेंट का CD4 काउंट भी हम कराते हैं. इफ यू रिमेंबर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, CD4 सेल काउंट, कि भाई सेल काउंट कितना है, 800 टू 1200 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होता है, 800 से 1200 तक. अगर इतना है तो ठीक है भाई, अभी इम्यून सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. तो ये टेस्ट पे पीरियडिकली कराते रहना पड़ता है CD4 वाला, अगर कंफर्म हो चुका है कि HIV पॉजिटिव है. बिकॉज़ हम दवाइयां देनी तब शुरू करते हैं जब CD4 सेल काउंट बहुत नीचे चला जाता है. लिम्फोसाइट्स हैं बेसिकली, लिम्फोसाइट्स का काउंट बहुत कम हो जाता है, तब हम फिर एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन दे देते हैं. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टैंडर्ड्स है कि CD4 काउंट कितना कम आ जाए कि दवाइयां शुरू कर. इन सर्टेन कंट्रीज अगर 650 सेल्स रह जाते हैं तो हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स शुरू कर देते हैं. कौन सी दवाइयां, क्या नाम बोला मैंने? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स. रेट्रोवायरल क्यों कहा? बिकॉज़ इट इज अ रेट्रोवायरस. इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो RNA से DNA बनाता है. तो हमें उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया को कहीं न कहीं रोकना है. ये दवाइयां वायरस को खत्म नहीं कर सकती परमानेंटली, लेकिन उसका शरीर में मल्टीप्लिकेशन थोड़ा धीमा कर देती है. तो जो नुकसान वो पहुंचा रहा है वो थोड़ा धीमे पहुंचाए, धीरे-धीरे पहुंचाएगा और पेशेंट का लाइफ स्पैन थोड़ा और बेटर हो जाता है. ठीक है जी. तो CD4 सेल काउंट हमें कराते रहना पड़ता है. कुछ कंट्रीज में 600 काउंट से नीचे आने पे दवाइयां शुरू करते हैं. कुछ कंट्रीज का ये कहना है कि भाई जब 250 सेल्स से नीचे आ जाए काउंट तब एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स शुरू कीजिए. दवाइयां बहुत महंगी हैं, सरकारी अस्पतालों में ही अवेलेबल है ना. चल आगे बढ़े. HIV इन्फेक्शन ट्रीटेबल तो है, इलाज करेंगे हम, बट नॉट क्योरेबल. कोई परमानेंट क्योर नहीं कि भाई खत्म हो जाए HIV से, ऐसा नहीं, अभी तक हम नहीं कर पाए हैं. एज आई सेड, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, अलग अलग तरह की एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन यूज की जाती हैं. दवाइयां एक बार जब शुरू कर दे पेशेंट तो फिर पूरी उम्र लेनी पड़ेगी, बीच में नहीं छोड़नी है. राइट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है. एजिडोथाइमिडीन, ज़ाइडोव्यूडीन, ये ड्रग्स है. नाम भी बता देता हूं, ज़ाइडोव्यूडीन, एजिडोथाइमिडीन, these are anti-retroviral drugs, daily लेनी है medicines. So कर क्या है, मेडिसिन वायरस के एप्लीकेशन को धीमा कर रही है, धीरे हो जाएगा, नुकसान कम पहुंचाएगा पर पहुंचाएगा नुकसान. और पेशेंट तभी इन्फेक्शन से चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन तो दूसरे पार्टनर तक रहेंगे. दे प्रिवेंट द HIV इन्फेक्शन फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इनटू एड्स, कि HIV पॉजिटिव से एड्स वाली अवस्था आने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा. आएगा जरूर वो सिचुएशन, पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हो सकता, समय लगेगा, लाइफ स्पैन उनका और बेहतर हो जाएगा. एंड दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन. बट देयर इज नो 100% श्योरिटी कि अगर कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है, वो मेडिसिन ले रहा है और किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो भाई आप वो स्प्रेड नहीं करेगा. नहीं, रिस्क के चांसेस कम हुए लेकिन रिस्क है डेफिनेटली. सो इट इज ऑलवेज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बचताने से बेहतर है कि पहले ही उस चीज का हम परहेज रखें, समझे उसे. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नाको. हैव यू हर्ड ऑफ दिस? नाको के हेडक्वार्टर्स कहां है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वेयर द हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कहां पे? नाउ टीच एड्स करिकुलम टू बी यूज्ड इन इंडिया. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक सरकारी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने ये कहा कि टीच एड्स नाम का करिकुलम स्कूल लेवल पे होना चाहिए. स्कूल लेवल पे ही बच्चों को इस चीज की जानकारी दी जाए ताकि वो इस भयानक बीमारी से अपना बचाव कर सके. नाको मॉनिटर्स ब्लड बैंक लाइसेंसिंग एंड ब्लड डोनेशन एक्टिविटीज. बिकॉज़ हमने पढ़ा कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाने से HIV फैलता है. इन्फेक्टेड ब्लड अगर है, उसका ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उससे HIV फैलता है. तो दैट मींस जहां-जहां भी कहीं ब्लड डोनेशन के कैंप्स हों या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो ब्लड डोनेशन में इन्वॉल्व हैं, वहां पे बहुत अच्छे से हर चीज की देखरेख होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए. राइट,
सो ना कोई ये सब चीजें देखता है, ना को कंट्रोल्स या मॉनिटर्स द टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी इसके अंतर्गत आता है। क्लियर है? देन सबसे बड़ी संस्था आप जानते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कंडोम्स का, इंडिया में भी है, सरकारी अस्पतालों में, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में। द ब्रांड ऑफ कंडोम्स व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स इन इंडिया इज, ये चीज हमने पढ़ी थी पहले, निरोध। It is distributed free of cost at the government health centers or the government hospitals in India. World Health Organization says that there should be usage of disposable needles in hospitals. Injection लगता है जब आपको पता है ना, बहुत पहले कांच की syringes होती थी, अब वो प्लास्टिक की है, यूज किया, फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया। There should be conduction of the camps for regular checkups in HIV prone population. ऐसी एरियाज, ऐसी पॉपुलेशंस जहां पे ज्यादा संभावना है HIV के ट्रांसमिट होने की, वहां पे रेगुलर पीरियोडिक चेकअप्स होने चाहिए एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो ब्लड यूज हो रहा है वो सेफ होना चाहिए, उसमें HIV नहीं होना चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ये सारी चीजें इंश्योर होनी चाहिए ताकि हम जितना ज्यादा बचाव हो सके वो कर सके। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, बड़ी अच्छी बात है, जानकारी होनी चाहिए और सही समय पे उस चीज का हमें इलाज करवा लेना चाहिए। HIV को हमारे समाज में एक कलंक की तरह या सोशल स्टिग्मा की तरह लिया जाता है। हमारी सोसाइटी की, समाज की संरचना ही कुछ ऐसी है कि किसी भी प्रकार का अगर गुप्त रोग होता है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, तो ये माना जाता है दैट दिस पर्सन इज कैरेक्टरलेस। है ना, ये वर्ड हम यूज कर लेते हैं कि चरित्रहीन है, इसने कोई गलत काम किया होगा, कभी तो इससे बीमारी हुई है, उसे एक बड़ी गलत दृष्टि से हम देखते हैं। ये बहुत ही गलत है, ये दृष्टिकोण हमारा पूरी तरह से गलत है। नतीजा ये होता है कि वो पेशेंट कभी बाहर निकल ही नहीं पाता और वो कभी डॉक्टर को अप्रोच नहीं करेगा, दवाई नहीं लेगा और हो सकता है कि वो दूसरों तक उस इन्फेक्शन को फैला रहा हो बाय डिफरेंट वेज। जेंडर इनइक्वालिटी एंड HIV, हमने ये देखा कि मेल्स कैन सफर विद HIV पॉजिटिव, फीमेल्स कैन सफर विद HIV पॉजिटिव, वेदर अ पर्सन इज हैविंग सेम सेक्स रिलेशंस और वेदर पर्सन इज हेटेरोसेक्सुअल, HIV ऐसा कुछ नहीं देखता, किसी भी हो सकता है, चाहे कोई उम्र में छोटा है, चाहे कोई बड़ा है। लेकिन एक भेदभाव हमारी सोसाइटी में जरूर किया जाता है इस बात को लेके कि अगर फीमेल HIV पॉजिटिव है तो हम एक गलत दृष्टिकोण रखते हैं उसके प्रति कि उसका चरित्र सही नहीं है, उसने मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स बनाए होंगे जिसके कारण उसे ये बीमारी हो गई है। दिस इज रॉन्ग। जब तक हम इस दृष्टिकोण को नहीं सुधारेंगे तब तक हम इस बीमारी से अच्छे से लड़ नहीं पाएंगे, राइट? Another thing, social stigma क्यों है HIV? If we talk about homosexuality and HIV, homosexuality refers to having same sex orientation or having sexual relations with the same sex partner. क्या ऐसा है कि HIV is prevalent only among homosexual population? No. Beginning में हमने पढ़ा था that in USA HIV was discovered among a group of people who were having same sex relations, so we named it as GRID, G-R-I-D. बाद में हमें पता चला कि नहीं, ये heterosexual population में भी equally prevalent है। हाँ, ये जरूर है that the chances of transmission of HIV during anal sex, they are more because the rectal mucosa is very delicate and it ruptures easily during the penetrative anal intercourse. तो chances ज्यादा हो जाते हैं उससे। ठीक है? Is it clear? Right? चलो। So ये था HIV के बारे में, HIV के ट्रांसमिशन को लेकर बहुत सारी बातें हमने जानी। नतीजा यही निकलता है that prevention is better than cure and ignorance नहीं होना चाहिए, जिसके कारण छोटी सी चीज बढ़ के बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। एक और डिजीज के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका पूरी तरह से इलाज हम अभी तक तो नहीं ढूंढ पाए। अलग अलग वेज हैं जिनसे हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को, पर कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं हो पाता अगर ये चीज फैल जाए पूरे शरीर में, दैट इज कैंसर। कर्क रोग भी जिसे कहते हैं। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। व्हेन आई से सेल्स तो याद कीजिए, सेल द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, पढ़ा था ना हमने चैप्टर। सेल जो है इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। Cells they group to form tissues, tissues form organs, organs they form systems, systems form individual. हर सेल में ये काबिलियत होती है कि वो डिवाइड करता है। आपको याद होगा हमने माइटोसिस पढ़ा था, हमने मियोसिस भी पढ़ा था, राइट? सेल साइकिल जब हमने पढ़ा था उसमें इंटरफेस, इफ यू रिमेंबर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सारे फेजेस सेल साइकिल के बताए। यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीस फेजेस? देयर इज G2 फेज, देयर इज G1 फेज, सिंथेटिक फेज, डीएनए सिंथेसिस, याद है चीजें? अलग-अलग चेक पॉइंट्स हमने पढ़े थे। देयर इज G2 चेक पॉइंट, देयर इज G1 चेक पॉइंट, देयर इज मेटाफेज चेक पॉइंट। एक सेल इस चेक पॉइंट से जब गुजरता है तो सेल डिसाइड करता है कि उसे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, क्या उसे डिवाइड करना है या नहीं करना। कैंसर सेल्स में ये काबिलियत, ये एबिलिटी नहीं रह जाती, अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते रहते हैं, जिसके कारण दे फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द नियोप्लाज्म और ट्यूमर्स जिसे हम कहते हैं। बेनाइन ट्यूमर्स क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या है, ये हम आगे देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन दीस रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली? ये जो चेक पॉइंट्स की बात करी हमने, सेलुलर लेवल पे जो ऑपरेट कर रहे हैं, अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहे तो क्या नुकसान हो जाता है? नुकसान ये हो जाता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। व्हाट इज अ ट्यूमर? लिख लीजिए, ट्यूमर, एब्नॉर्मल मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, undifferentiated emulsions. It is abnormal mass of undifferentiated tissue जिसे neoplastic cells भी कहते हैं, and it is formed due to uncontrolled division of cells. जब cells uncontrolled way में divide करते रहते हैं तब tumors बनते हैं। एक नॉर्मल सेल को ये पता है कि कब डिवाइड करना बंद कर देना है, बस भाई मुझे और डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करके कितने सारे सेल्स बना दिए, जो मेरे आसपास के सेल्स हैं उन्हें भी स्पेस चाहिए, उन्हें भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो सबको मिलजुल के रहना है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मैकेनिज्म एक होता है नॉर्मल सेल्स में जो उनकी फर्दर डिवीजन को स्टॉप करता है। कैंसर सेल्स में यही मैकेनिज्म, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मैकेनिज्म, खत्म हो जाता है। लेट्स कंपेयर अ नॉर्मल सेल विद अ ट्यूमर सेल। नॉर्मल सेल्स में सेल डिवीजन डेफिनेट, लेकिन अब नॉर्मल सेल्स दे शो डेफिनेट सेल डिवीजन, दे हैव दिस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मैकेनिज्म। लेकिन ट्यूमर सेल्स दे शो इनडेफिनेट सेल डिवीजन, कोई लिमिट ही नहीं है, डिवाइड करे जा रहे हैं और एक मास ऑफ सेल्स बनता जा रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है या वो टूट के बिखरता जा रहा है पूरे शरीर में, डिपेंडिंग अपॉन कि वो बेनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। सो इनडेफिनेट सेल डिवीजन है ट्यूमर सेल्स। नेक्स्ट डिफरेंस है, नॉर्मल सेल्स में एक मैकेनिज्म होता है बेटा, दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट दूसरे सेल से होते ही डिवीजन इनहिबिट हो जाता है। सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।
Contact inhibition is the property of the cells by virtue of which, जिसके जरिए contact with other cells inhibits their uncontrolled growth. ठीक है, नोट कीजिए आप, contact inhibition is the property of cells. ये cells की ऐसी property है या वो property है जिसके जरिए by virtue of which contact with other cells inhibits their uncontrolled growth. ये normal cells में property है, परंतु ये tumorous cells में नहीं है. They have lost this ability of contact inhibition. So लिखा है ना, tumor cells में there is no contact inhibition, जिस कारण से वो uncontrolled way में divide करते रहेंगे और नुकसान पहुंचाते रहेंगे. नॉर्मल सेल्स जो हैं उन पे ग्रोथ फैक्टर्स एक पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं. The different types of growth factors, insulin like growth factors, जैसे हम IGF कहते हैं ना, insulin like growth factors सेल्स की ग्रोथ में इन्वॉल्व है. नॉर्मल सेल्स पे उनका बेहतर असर है, वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं. नॉर्मल सेल्स में नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर्स अगर मौजूद है, इधर नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर्स नॉर्मल सेल्स को वो प्रभावित करते हैं. ट्यूमरस सेल्स के केस में क्या हो जाता है, देख, ट्यूमरस सेल्स में पॉजिटिव या नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर्स अपना असर नहीं दिखा पाते. ट्यूमरस सेल्स के ऊपर वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते. क्लियर है जी? Very important factor which you need to understand is angiogenesis. Angio is referring to blood vessels. जब mass of abnormal cells बनता जाएगा तो स्वाभाविक है उसे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सब कुछ चाहिए. ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन तो ब्लड वेसल्स ही पहुंचाती है. सो नई ब्लड वेसल्स बनने लग जाती है शरीर में. Angiogenesis. Genesis means formation. Angio refers to blood vessels. So angiogenesis क्या होता है? Process of formation of new blood vessels from the existing blood vessels. अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे नई ब्लड वेसल्स बननी शुरू हो गई हैं और ये ब्लड वेसल्स इन ट्यूमरस सेल्स को हो सकता है शरीर के अलग अलग हिस्सों तक फैला दे. मेटास्टेसिस एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की. एक बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो लोकलाइज्ड रहते हैं एक ही जगह पर. एक मैलिग्नेंट होते हैं जिनके सेल्स टूट के ब्लड और लिम्फ के जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं. Okay, so let's understand the types of tumors. दो तरह के हैं, ये टर्म्स मैंने अभी यूज करी. बेनाइन ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. मैलिग्नेंट वाले ज्यादा खतरनाक है, राइट, फेटल साबित होते हैं. बेनाइन शब्द का मतलब है नॉट हार्मफुल. ये डिसफिगरिंग हो सकते हैं कि मान लीजिए फेस पे कहीं ट्यूमर बन गया, बॉडी पे कहीं बन गया तो देखने में भद्दा लगेगा, डिसफिगरिंग है, कॉस्मेटिक रीजन के कारण डिसफिगरिंग है. हाँ, कभी कभार पेन भी कर सकते हैं क्योंकि आसपास से कोई नर्व निकल रही है, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो पेनफुल हो सकते हैं, डिसफिगरिंग हो सकते हैं. दे आर कन्फाइंड टू साइट ऑफ ओरिजिन. जिस जगह पे वो बने वहीं रहते हैं. And it doesn't spread. They are non-cancerous. वो ट्यूमर तो है, but वो कैंसरस नहीं. कैंसरस वर्ड हम उनके लिए तब यूज करेंगे कि अगर उसके सेल्स टूट के पूरे शरीर में फैल रहे हैं. They cause limited damage to the body. जैसे मैंने कहा, they can be painful. They can cause pain, disfiguring. सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है अगर वे ऐसी लोकेशन पे है जहां से उनका रिमूवल पॉसिबल. Malignant tumors, ये है भाई खतरनाक. Malignant, infectious. They spread to surrounding normal tissues. They are cancerous. और इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट. The detachment of cells and their spread to different locations in the body. एक मेटाजेनेसिस आपने पढ़ा था ओबेलिया के लाइफ साइकिल में, सिलेंट्रेटा फाइलम में, उससे मत कंफ्यूज करना. इट इज मेटास्टेसिस, राइट? वो क्या था? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेडुसा एंड पॉलिप वाला. मेटाजेनेसिस, right? That is related to phylum Nidaria. What I am telling here is metastasis, spreading of the cancerous cells to different locations in the body. अब ये अलग-अलग जगह पे जब फैल जाएंगे, they start the normal cells by competing for vital nutrients. स्वाभाविक सी बात, नॉर्मल हेल्दी सेल्स के साथ वो स्पेस, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन के लिए compete करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेल्स टूट के शरीर की अलग-अलग जगहों तक ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स के जरिए पहुंच रहे हैं और जहां-जहां ये जाएंगे वहां पे सेटल होकर फिर से अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करके मास ऑफ सेल्स बनाते जाएंगे. Okay? So these cells they travel through the blood and lymph. ब्लड वेसल्स के जरिए, लिम्फ वेसल के जरिए ट्रैवल करते जाएंगे एंड देन दे आर गोइंग टू फॉर्म ट्यूमर्स एट द डिस्टेंट साइट. शरीर में अलग हिस्सों तक पहुंच के ट्यूमर्स बनाएंगे और उसे मेटास्टेसिस कहते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ज्यादा खतरनाक है, मृत्युकारक है, फेटल है, राइट? ठीक है जी, इज इट क्लियर? इतनी बात समझ आई? कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं. कर्क रोग भी जिसे कहते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स के कारण एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड नियोप्लास्टिक सेल्स बनता है जिसे ट्यूमर कह देते हैं. ट्यूमर्स दो तरह के हैं, बेनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. बेनाइन ट्यूमर्स लोकलाइज्ड रहते हैं एक जगह पे, डिसफिगरिंग या पेनफुल हो सकते हैं. बेनाइन ट्यूमर्स के सेल्स डिटैच होकर पूरे शरीर में अलग-अलग जगहों तक नहीं फैलते हैं. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के सेल्स डिटैच होकर पूरे शरीर में अलग-अलग जगहों तक फैल जाते हैं. मेटास्टेसिस, ये ज्यादा खतरनाक है. एंजियोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स. चलिए असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, एक असर्शन है एक रीजन है. दोनों स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ना है और हमें ये देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं. एक सही है एक गलत है, दोनों गलत है. अगर दोनों सही है तो क्या सेकंड स्टेटमेंट पहली वाली का एक्सप्लेनेशन है, राइट? ये सब बातें हमें देखते हैं फिर इसका आंसर दें. चलो स्टेटमेंट है पहला, ऑल कैंसर्स आर ट्यूमर्स. ओके. सेकंड, ट्यूमर इज एन एब्नॉर्मल मास ऑफ टिश्यू. दोनों बातें सही हैं, पर क्या दूसरी बात पहली बात को एक्सप्लेन कर रही है, उसका रीजन क्या है? सो लेट्स सी. बोथ assertion and reason are true, but reason does not correctly explain the assertion. All cancers are tumors. तो भाई इसको एक्सप्लेन थोड़ा ना कर रहा है, ट्यूमर इज एन एब्नॉर्मल मास ऑफ टिश्यू. ओके. चलिए सेकंड ऑप्शन इज द आंसर. नाउ एक विशेष बात बताना चाहूंगा आपको. क्या है जी वो खास बात? देखते हैं. शरीर के सेल्स के पास खास तरह के जीन्स होते हैं जिन्हें सेलुलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहा जाता है. इंपॉर्टेंस, सेलुलर ऑन्कोजीन, ध्यान रखिएगा. ऑन्कोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी. सो सेल्स में सेलुलर ऑन्कोजीन्स हैं, सी ऑन क्लिक है, जिसे प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं. सभी लोगों में ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं. तो आप सोचोगे कि सभी को कैंसर हो जाता है? नहीं. कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में बदल देते हैं. प्रोटो ऑन्कोजीन्स को कैंसर कॉजिंग जीन्स में, एक्टिव कैंसर कॉजिंग जीन्स को बना देते हैं. वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कैंसर के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं. हार्मफुल रेडिएशन हो सकती है. सो कैंसर के जो कॉजेस हैं कलेक्टिवली हम एक कैटेगरी दे देते हैं इसे कार्सिनोजेंस, कॉजेस ऑफ कैंसर, कार्सिनोजेंस. सो कार्सिनोजेंस आर द एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स that induce transformation of normal cells to cancerous cells. वो एजेंट्स जो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स बना दें, they are called carcinogens. ऐसे एजेंट्स फिजिकल हो सकते हैं, ऐसे एजेंट्स कुछ हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, ऐसे एजेंट्स बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं. जैसे वायरसेस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, याद है आपको? एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सर्विकल कैंसर इन फीमेल्स, याद होगा आपको, है ना?
फिजिकल एजेंट्स, रेडिएशंस, हार्मफुल रेज, एक्स-रेज, यूवी रेज, केमिकल एजेंट्स में कई तरह के ऐसे केमिकल्स हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड है जो एक्ने क्रीम्स या स्किन क्रीम्स में होता है, दैट कैन कॉज स्किन कैंसर, राइट? तंबाकू जब जलाया जाता है तो कई हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं, वो जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स का कैंसर। तो आने वाले सेशन में हम इस बारे में जानेंगे कि कौन-कौन से फिजिकल एजेंट्स हैं, वो कैसे करते हैं कैंसर, केमिकल एजेंट्स कौन-कौन से हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन से हैं, कैंसर को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, कौन-कौन से टेस्ट्स हैं, बायोप्सी के जरिए, एक्सरे के जरिए, सीटी स्कैन के जरिए कैसे कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद हम जानेंगे कि इलाज कैसे करते हैं, सर्जरी के थ्रू करना पड़ता है, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज। सो विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन द कमिंग सेशंस। जो नोट्स आपने बनाए हैं उन्हें रिवाइज जरूर कीजिएगा, राइट? एचआईवी के बारे में बहुत सारी नई बातें आपको पता चली होंगी, एंड इसके अलावा